पति के मौत के बाद ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं किराए के मकान में रहने लगी। मेरा मकान मालिक मेरे लिए राशन और सब्जियां खरीद लाता। मेरी पड़ोसन ने देखा तो कहा, इस बदमाश से दूर रहा करो, इसकी नज़र खराब है। पर मुझे तो वो शरीफ लगता था। एक दिन मैं बुखार से तप रही थी कि मकान मालिक मेरे पास आ गया और मुझे हाथ लगाने लगा, पर गुस्से से मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। रात को कोई खिड़की से घर आया। उसका चेहरा देखते ही मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वह मकान मालिक नहीं बल्कि वो तो। दोस्तों, ऐसी रोचक कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम मधु है। जब मैं 14 साल की थी, मेरे मम्मी पापा गुजर गए। उस वक्त मेरे ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। मेरे पापा के परिवार वाले मुझे रखने से मना कर दिया, तो मुझे मेरे नाना नानी के पास भेज दिया। हालांकि वो मुझे बहुत प्यार से रखते थे। मेरे नाना जी रिटायर कर चुके थे और उनके पेंशन की कमाई से हमारा घर चल जाता था। वह लोग मुझे पढ़ाने लिखाने लगे थे। मेरे मामा फॉरेन में सेटल हो गए थे, इसलिए वह दोनों बिल्कुल अकेले हो गए थे। मेरे आने के बाद उनकी जिंदगी में मानो खुशियां बिखेर दी मैंने। ग्रेजुएशन करने के बाद उनको मेरी शादी की चिंता हुई, क्योंकि वो भी काफी उम्र के हो चुके थे। मेरे लिए अच्छा सा रिश्ता देखकर उन दोनों ने मुझे विदा कर दिया। शादी के बाद मेरे पति भी मुझे बहुत प्यार से रखते थे और मेरे अंदर जो माँ बाप की कमी थी वह कभी महसूस नहीं होने देते। मेरा बड़ा अच्छे से ख्याल रखते, मेरी हर छोटी मोटी जरूरत को पूरी करते और मुझे बहुत प्यार करते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि मेरी नानी बहुत बीमार हो गई। उनके इलाज के लिए नाना ने अपना घर भी बेच दिया। वह दोनों मेरे ससुराल के सामने आकर एक घर किराए पर ले लिया था। मेरे नाना जी मेरी नानी का इलाज करवाने लगे, पर कुछ ही महीने के अंदर उनकी जान चली गई। मेरे इस दुख की घड़ी में मेरे पति ने मेरा बहुत साथ दिया। नाना जी भी कुछ दिन के अंदर ही काफी बीमार पड़े। मैं उनका हमेशा ध्यान रखा करती थी, हमेशा ससुराल से उनके घर जाती और उनका पूरा देखभाल करती। लेकिन 6 महीने भर में मेरे नाना जी भी गुजर गए। एक बार फिर से मैं अकेली हो गई। हालांकि मेरे पति ने मुझे किसी कमी की एहसास नहीं होने दिया। मैं अपना घर अच्छे से संभाल लिया था, पर मेरी किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। मेरे पति भी 1 साल के अंदर गुजर गए। एक बाइक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। अब मैं बिल्कुल अकेली और बेसहारा रह गई थी। सर झुकाकर ससुराल में रहती थी, वहाँ काम करती, पर मेरे सास ससुर ने मुझे वहाँ से भी निकाल दिया। मेरे पास अब जाने के लिए कोई भी जगह नहीं बची थी। नाना नानी का घर भी बिक गया था। तभी मुझे मेरी एक बहुत जिगरी सहेली का याद आया। उसे कॉल करके मैंने उसे सारी बातें बताई। उसका नाम प्रिया है और वह अपने पति रोहित के साथ रहती थी। उसने मुझसे कह दिया कि तुम मेरे घर आकर रह सकती हो। मैं उसके घर पर आ गई थी। उसके पति ने भी मेरा स्वागत किया था, पर मैं कब तक यूं बैठी रहती। वहां जाते ही मैं काम धंधा शुरू कर दिया। जल्दी ही कंपनी में मुझे जॉब मिल गई। मैं जॉब करने लगी और मैंने सोचा कि जैसे ही मुझे सैलरी मिलेगी मैं अपने लिए रहने का मकान ढूंढ लूंगी। प्रिया का पति रोहित हर वक्त मेरा साथ देता और मुझसे पूछता, तुम अकेली जिंदगी कैसे बिताओगी? पर मैंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। एक दिन प्रिया बीमार हो गई और उसे अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ा। उसके साथ ही अस्पताल में रुकना चाहती थी, पर डॉक्टर ने कहा यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है। मैं और रोहित घर वापस आ गए थे, पर मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था, क्योंकि घर पर उस दिन प्रिया नहीं थी। आज रोहित मेरे इर्द गिर्द ही मंडराने लगा, कहने लगा, तुम कितनी खूबसूरत हो, यूँ अकेली ज़िंदगी कैसे बिताओगी? कोई भी मर्द तुम्हें देखकर बहक जाए। उसकी बातें मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। उसकी नज़रों में भी मुझे आज कुछ फर्क लगने लगा था। मैंने सोच लिया था कि मैं यहाँ से दूसरा मकान किराए पर ले लूंगी। अगले दिन ही मैंने किराए के लिए मकान ढूंढना शुरू कर दिया, पर अब तक मेरी सैलरी भी नहीं हुई थी और मेरे हाथ में पैसे भी नहीं थे। पर जाने क्यों अब रोहित के घर पर मैं रहने के लिए कंफर्टेबल नहीं थी। ढूंढते ढूंढते मुझे किसी ने बताया उसी मोहल्ले में एक घर किराए पर चढ़ाना चाहते हैं। मैंने सोचा चलकर देख लेती हूँ। जब मैंने उस घर के सामने आकर बेल बजाई तो एक बहुत ही हैंडसम सा मर्द बाहर निकला। एक पल के लिए उसके ऊपर मेरी आंखें ठहर गई थी। हल्का सांवला रंग और काफी लंबी चौड़ी बॉडी थी। ऐसा लग रहा था कि जिम जाकर अपनी बॉडी बनाता हो। उसकी आंखें भी काफी अट्रैक्टिव थी। एक
पल के लिए मैं चुपचाप खड़ी हो गई तो उसने पूछा, क्या चाहिए मैडम? वह भी बड़े गौर से मुझे देख रहा था। मैंने एक जींस टॉप पहन रखी थी और कम हसीन नहीं थी। वह मुझे सर से पांव तक देख रहा था और आंखों में बिल्कुल आश्चर्य था कि यह लड़की कौन है और चुपचाप क्यों खड़ी है। मैंने कहा कि मैं यहाँ मकान देखने आई हूँ, मुझे किराए पर मकान चाहिए और किसी ने मुझे आपके घर पर आने को कहा। उसने कहा, आप सही जगह पर आई हैं। मुझे मकान दिखाने लगा और पूछा, यहाँ रहने के लिए कौन कौन आएंगे? मैंने कहा, मैं अकेले ही रहने के लिए आऊंगी। तो उसने पूछा, आपके पति? मैंने कहा, मैं विधवा हूँ और मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। यह बात सुनते ही उसकी आंखों में मुझे एक अफसोस नजर आया। उसने कहा, ठीक है, और उस कमरे का किराया बताने लगा। साथ ही उसने इस घर के लिए एडवांस मांगी। मैंने कहा, इस दुनिया में मैं बिल्कुल बेसहारा हूँ। मैं एक जॉब कर रही हूँ पर मेरा 1 महीना पूरा नहीं हुआ और अब तक सैलरी भी नहीं मिली। सैलरी मिलने के बाद ही मैं आपको किराया दे पाऊंगी और एडवांस के पैसे भी मैं नहीं दे सकती। मेरे हाथ बिल्कुल खाली है। मेरे पति के मरते ही मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। वह तो भला हो मेरी दोस्त का जिसने मुझे सहारा दिया था, पर उनके पति की नीयत भी मुझे कुछ सही नहीं लगी। इसलिए मैं सैलरी मिलने से पहले ही घर बदल लेना चाहती हूँ। उसने जो घर दिखाया था वह 1 कमरे का ही मकान था और एक छोटी सी रसोई और बाथरूम था। घर पर बेड, अलमारी पहले से ही मौजूद थी। खाना बनाने के लिए गैस और कुछ बर्तन भी थे। यह घर मेरे लिए बिल्कुल सही था। किराया थोड़ा ज्यादा लग रहा था। उसके लिए 10,000 रुपए मांग रहा था, जो कि मेरे लिए देना मुश्किल था। मेरी सैलरी मात्र 15,000 रुपए थी। अगर 10,000 यहाँ दे दूंगी तो मैं अपना घर कैसे चलाऊंगी? मैं काफी सोच में थी कि यह घर लूं या न लूं। उसने पूछा, क्या बात है? मैंने उसे बताया कि मेरी सैलरी मात्र 15,000 रुपए ही है। मैं उदास होकर वहाँ से जाने लगी कि अचानक उसने कहा, रुको, यूं मन छोटा करके मत जाओ। भगवान की दया से मेरे पास सब कुछ है। तुम इस घर के 5,000 रुपए दे देना। मेरी अपनी नौकरी भी है। मुझे पैसों की इतनी जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि कोई अच्छा इंसान इस घर पर रहने को आए और तुम्हारी जो मजबूरी है मैं तुम्हें ना भी नहीं कर सकता, वरना कहाँ कहाँ भटकोगी तुम। उसकी आंखों में मुझे दया नजर आई। मैं यह सोचने लगी, यह इंसान बहुत अच्छा है। मेरी मजबूरी समझकर मुझे किराए में रहने को बोल रहा है। मैंने भी अपने चेहरे में मुस्कुराहट लाकर कही, ठीक है, मुझे मंजूर है। मेरी सैलरी मिलते ही मैं आपको किराए के पैसे दे दूंगी। घर आकर मैंने अपने दोस्त से कह दिया, मैं किराए के मकान में शिफ्ट हो रही हूँ। प्रिया ने कहा, तुम यहाँ पर जब तक चाहे रह सकती हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रिया का पति रोहित भी मुझसे कहने लगा कि तुम्हें यहाँ क्या दिक्कत हो रही है? तुम यहाँ अच्छी भली हो, आखिर इस मकान को छोड़कर क्यों जाना चाहती हो? मैंने कहा कि तुम लोगों ने मुझे बहुत सहारा दिया, मेरे परिवार की तरह मेरा साथ दिया, पर अब मैं तुम दोनों पर बोझ नहीं बनना चाहती। अब जब मुझे नौकरी मिल गई है तो मैं अपनी जिम्मेदारी उठा लूंगी। कहकर मैं प्रिया को गले से लगा लिया और रोने लगी। प्रिया की आंखें भी बिल्कुल नम हो चुकी थी। मैं अपने किराए के मकान में शिफ्ट हो गई। मेरे मकान मालिक का नाम विकास है। विकास ने मेरी काफी हेल्प की थी। सुबह 9 बजे घर से निकल जाती थी और शाम को 6 बजे घर वापस आती थी। जब मैं घर आई तो अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोला तो विकास खड़ा था। कहा, मैं तुम्हारे लिए राशन लेकर आया हूँ। उसके हाथों में राशन ले लिया और उसे पैसे देने गई तो कहा, कोई बात नहीं, इसका हिसाब बाद में होगा। मैं भी खाना बनाकर विकास को दे आई थी। इस घर पर अकेला ही रहता था और मेरे लिए रोज रोज राशन लेकर आने लगा। कभी फल तो कभी सब्जियां खरीद कर लेता था। मेरे लिए इतना कर रहा था, इसलिए मैं भी उसके लिए खाना बनाकर भेजती थी। मुझे सैलरी मिली तो मैं विकास के पास आई और कहा, अब तुम हिसाब कर लो। किराए के 5,000 मैंने उसे दे दिया और कहा, मुझे राशन सब्जियों के कितने पैसे देने हैं? उसने कहा, तुमने मुझे खाना बनाकर खिलाया है, ऐसे में कैसे हिसाब करूं? चलो कोई बात नहीं, तुम मुझे 1,000 रुपए दे दो। 15 दिन से वह राशन पानी ले आ रहा था और केवल 1,000 रुपए मांग रहा था। मैं उसकी तरफ देखने लगी तो उसने कहा, तुमने भी तो खाना बनाकर खिलाया ना, इससे अधिक तुम्हें देने की जरूरत नहीं है। मैंने 1,000 रुपए उसे दे दिए। अपने घर आ गई थी। मुझे यह बात बहुत ही अजीब सी लगी थी कि उसने मुझसे इतने कम पैसे लिए, लेकिन हर रोज अब वह मेरे घर आने लगा
और मुझे सामान खरीद कर दे जाता था। मेरी पड़ोसन ने एक बार देख लिया और मुझसे कहा कि तुम उसे अपने घर पर क्यों बुलाती हो। मैंने कहा विकास मेरा मकान मालिक है और मेरी मदद करता है, मेरे लिए सब्जियां और राशन भी लाता है। मैं काम से आकर बहुत थक जाती हूँ और घर का काम भी करना पड़ता है, तो वह मेरी मदद कर देता है। उसने कहा यह तो एक नंबर का बदमाश है, औरतों पर बुरी नज़र रखता है और तुम तो विधवा हो। ऐसे में तुम्हें उससे अपनी दूरी बना लेनी चाहिए। इस आदमी की नीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हारे इर्द गिर्द मंडराता रहता है। कहीं तुम उसकी वजह से कोई खतरे में न पड़ जाओ। मोहल्ले में यह बहुत बदनाम इंसान है। अपनी पड़ोसन की बात सुनकर मैं काफ़ी डर गई थी। विकास तो अक्सर ही मेरे घर पर आता जाता रहता था। अब मुझे वह शरीफ इंसान ही लगता था। मेरे साथ कभी भी फालतू की बात नहीं की थी और न ही कोई गलत हरकत की थी। बस काम की बात के अलावा कभी भी फालतू बोलता नहीं था। फिर आखिर यह आदमी मोहल्ले में बदनाम क्यों है? अब मेरे दिल में बहुत घबराहट होने लगी थी, क्योंकि मैं उसके मकान में किराए में रहती थी। विकास शाम को राशन पानी लेकर आया तो मैंने कहा तुम्हें अब यह काम करने की ज़रूरत नहीं है, अब से मैं ऑनलाइन ही ऑर्डर कर दूंगी। एक पल तो मेरी तरफ देखा और फिर कहा ठीक है, जैसा तुम कहो करके वह चला गया। अब मैं उसके लिए खाना बनाना भी छोड़ दिया था, उससे दूरी बना ली थी। लेकिन न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता था कि वह अच्छा इंसान है। इस बात की इज्जत करते हुए वह मुझे कभी भी परेशान नहीं करता था। बस कभी कभी कॉल करके मुझसे पूछता था तुम ठीक तो हो ना, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे ज़रूर बताना। मैं उससे दूरी तो बना ली थी, न जाने क्यों मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी। मैं उसे मिस करने लगी थी। मैं बहुत अकेली हो गई थी। मुझे यह जरा भी अच्छा नहीं लगा कि पड़ोसन की बात सुनकर मैं उसे अपने आप से दूर कर दिया। लेकिन अगर मेरी पड़ोसन सही हुई तो? मैं बहुत सोच में पड़ गई थी। एक दिन मुझे बहुत तेज बुखार आया। मेरा शरीर बुखार से फटा जा रहा था, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि बुखार में मेरी जान न निकल जाए। तभी विकास का फ़ोन आया। मुझे ठीक से बात भी नहीं किया जा रहा था। विकास समझ चुका था कि मैं बीमार हूँ तो मेरे घर पर आ गया। किसी तरीके से उठकर मैंने दरवाज़ा खोला था और फिर आकर अपने बेड में लेट गई। मुझे देखकर उसका चेहरा बिल्कुल फीका पड़ गया। वो मेरे पास आया, कहा क्या हुआ है? मैंने कहा मुझे बुखार है। उसने कहा रुको, मैं थर्मामीटर और दवाइयाँ लेकर आता हूँ। कुछ देर में वह वापस आया और मेरा टेम्परेचर चेक किया तो काफ़ी बुखार था। उसने तुरंत मुझे दवाई खिला दी। कहा तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हें इतना तेज बुखार है, आजकल तुम मुझसे इतनी दूर दूर क्यों रहती हो? क्या बात है बताओ, कहीं किसी ने तुम्हें मेरे बारे में भड़काया तो नहीं है ना? उसका चेहरा देखने लगी थी। क्या बताती कि पड़ोसन ने उसके बारे में क्या बताया? मेरा हाल बहुत ख़राब था। उसने जल्दी से एक कटोरी में पानी लेकर आया और कपड़ा लेकर आया और उसे भिगोकर मेरे सिर पर रखने लगा। वह मेरी सेवा कर रहा था और करते करते अचानक ही उसने टेम्परेचर चेक करने के बहाने मेरे बदन में हाथ लगा दिया। मेरे बदन पर उसका हाथ पड़ते ही मैं काँप उठी। मेरे पड़ोसन की बात मेरे कानों में गूंजने लगी और मैंने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। कहा तुमने मुझे हाथ क्यों लगाया? अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। वह बिल्कुल शॉक्ड था और वहाँ से चला गया। यह बात मैंने फ़ोन करके प्रिया को बताई। प्रिया और रोहित भी मुझे देखने के लिए चले आए थे। उधर मेरी पड़ोसन भी मेरे लिए खाना बनाकर ले आई थी। मैं रोने लगी, कहीं यह आदमी सही नहीं है। मैं घर पर किराया लेकर गलती कर दी। पड़ोसन ने कहा मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि लड़कियों की तरफ बुरी नीयत रखता है। प्रिया मुझे अपने घर ले जाना चाहती थी पर मैंने उसे मना कर दिया। जब मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हुई तो वह लोग घर चले गए। मैं सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन अचानक किसी आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। खिड़की से कूदकर कोई घर के अंदर आ गया था। डर के मारे मेरा बुरा हाल हो गया। मुझे लगा जरूर विकास ही होगा। मैंने उसे थप्पड़ जो मार दिया था और इतना मोहल्ले में हल्ला भी कर दिया था, वह शायद बदला लेने आया हो। मैं ऐसे ही कमज़ोर थी और क्या करती मेरे समझ में नहीं आ रहा था। पर वह शख्स मेरे सामने आकर खड़ा हो गया तो डर के मारे मेरी हालत ख़राब हो गई। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ यह सब कुछ होने जा रहा था। वह शख्स मेरे करीब आ गया और मेरे मुंह पर हाथ रख दिया ताकि मैं चिल्ला न सकूं। मेरे ऊपर कूद पड़ा। मैं उससे भीख मांगने लगी। आज मैं अपनी इज्जत नहीं बचा पाऊंगी। मेरा हाल बहुत बुरा था। मेरी सांसें रुकने लगी थी। अचानक जोर जोर से कोई दरवाज़ा धक्का देने लगा। ऐसा लग रहा था कि मेरे घर के बाहर बहुत सारे लोग हैं। मोहल्ले वाले घर के अंदर आ चुके थे।
और उनके सामने खड़ा शख्स विकास था। विकास मेरी मदद के लिए आया था। जो मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि मेरे दोस्त प्रिया का पति रोहित था। वो इस मोहल्ले की औरतों के साथ छेड़छाड़ करता था और उन्हें धमकी दे रखा था कि वह सब विकास का नाम ले। विकास पूरे मोहल्ले में बदनाम हो गया था, पर वह सरकारी नौकरी करता था और खुद का मकान था, इसलिए कोई उसके गिरबान में हाथ नहीं डाल पाया और मोहल्ले से नहीं निकाल पाया। विकास ने कहा कि रोहित, तुम्हारी वजह से मैं बहुत बदनाम हुआ। मुझे पता था कि आज तुम मधु के ऊपर हमला करोगे, इसलिए मैं भी रेडी था। जैसे ही मैंने देखा कि तुम किचन की खिड़की से उसके घर के अंदर घुस रहे हो तो मैं मोहल्ले वालों को बुला लिया। मोहल्ले वालों ने रोहित की खूब पिटाई की और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। जो औरतें विकास को बदनाम करती थी वह भी सामने आई और खुल के रोहित के बारे में बताया कि किस कदर वह उनको धमका कर रखता था कि अगर सच्चाई बताओगी तो सब खत्म कर दूंगा। मैंने विकास से माफी मांग ली और कहा, तुम्हारी मदद से ही आज मेरी इज्जत बच पाई है, मुझे माफ करना। मैं मोहल्ले वालों के बातों में आकर तुम्हारे ऊपर हाथ उठा दिया था, जबकि तुम मेरी हमेशा मदद किया करते थे। जाने क्यों मैंने कानों सुनी बातों पर यकीन की। उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हिफाजत करना चाहता हूँ। मैंने ये इसलिए किया क्योंकि तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं नहीं जानता तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है, लेकिन अगर तुम भी मुझे पसंद करती हो तो मुझसे शादी कर लो। उसकी प्रस्ताव को मैंने स्वीकार कर लिया था क्योंकि विकास अच्छा इंसान था और उसने मेरी इज्जत बचाई थी। आगे भी इस समाज से वो मेरी हिफाजत करता। उसके बाद मैंने सारी जिंदगी विकास के साथ खुशी खुशी रही और मैं दोबारा अपनों को खोने का गम कभी नहीं झेला। हाँ, मेरी दोस्त प्रिया बहुत टूट चुकी थी। उसने रोहित को तलाक दे दिया था। उसने भी नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू की थी। मैंने और विकास ने प्रिया का बहुत साथ दिया था ताकि वह भी अपनी जिंदगी में सेटल हो जाए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। थैंक यू।